सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने फिर आज व्याकरण का एक चैप्टर वाक्य भेद का अगला चरण भाग 3 लेकर के आया हूँ। इसमें आप लोग आश्रित उपवाक्य के बारे में जानकारी लेंगे। यह 10वीं क्लास के CBSE के बोर्ड के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। उन बच्चों के लिए भी जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और ऐसे सभी साथियों के लिए जो यूपी टेट सी टेट या अन्य ऐसे एग्ज़ाम में पेपर देते हैं जिसमें हिंदी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जैसे UPSI का हो गया, उसमें 100 नंबर का है, और भी रेलवे के जो पेपर होते हैं जहाँ भी हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी चैप्टर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आश्रित उपवाक्य के बारे में। यह वाक्य ज़्यादातर जो है मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आता है। जो रचना के आधार पर वाक्य भेद का तीसरा भेद है मिश्र या मिश्रित उपवाक्य या मिश्रित वाक्य के अंदर यह आता है आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य वह होता है जो मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होता है। अब ये मुख्य उपवाक्य क्या है? मुख्य उपवाक्य वह होता है कि जो एक मिश्र वाक्य में जो वाक्य का पहला हिस्सा होता है वह होता है मुख्य उपवाक्य, और उस मुख्य उपवाक्य के ऊपर जो अगला हिस्सा जो उसके ऊपर आश्रित होता है उसे बोलते हैं आश्रित उपवाक्य। ये थोड़ा सा सुनने में अटपटा लगता है क्योंकि ज़्यादातर हम इसको व्यवहारिक जीवन में बोलचाल में इस शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, इस वाक्य का प्रयोग नहीं करते हैं, ज़्यादातर ये बोला नहीं जाता है। व्याकरण के अंतर्गत जब हम इसका अध्ययन करते हैं तभी हम इसको सीखते हैं, इसलिए जो है ये थोड़ा सा अटपटा लग सकता है और थोड़ा सा जो है कठिन भी होता है। इसलिए हम इसको बड़ी आसानी से या सावधानी से जो है समझेंगे, जिससे कि आपके अगर पेपर में आता है इसमें से जो है चैप्टर से क्वेश्चन तो आप लोगों को हल करने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, सिपाही ने उस युवक को पकड़ा जिसने जेब काटी थी। अब यहाँ पर सिपाही ने उस युवक को पकड़ा, यहाँ तक यह है मुख्य उपवाक्य। मुख्य उपवाक्य का मतलब यहाँ यह भी एक जो है सरल वाक्य ही होता है, लेकिन यहाँ पर इसका नाम ये अलग हो गया है, इसका नाम है मुख्य उपवाक्य। अब इसी मुख्य उपवाक्य पर जो आगे वाला वाक्य है जिसने जेब काटी थी, यह आश्रित है, इसलिए इसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। तो मिश्रित वाक्य के अंतर्गत यानी मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा उसके ऊपर आश्रित होता है, वो आश्रित उपवाक्य होता है। तो हम यहाँ पर जो है आश्रित उपवाक्य के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं, अशोक सिंह मुख्य अतिथि थे जो प्रसिद्ध लेखक हैं। अब यहाँ पर अशोक सिंह मुख्य अतिथि थे, यह मुख्य उपवाक्य है, और अगला वाला जो प्रसिद्ध लेखक हैं यह आश्रित उपवाक्य है। यानी मुख्य उपवाक्य के ऊपर आश्रित उपवाक्य आश्रित होता है, यानी यह जो है पहले वाले वाक्य पर निर्भर होता है। अगला इसमें देखते हैं नोट है, आश्रित उपवाक्य वाक्य के अंत में, मध्य में एवं शुरू में कहीं भी आ सकते हैं। अब इसके जो लिखने का तरीका है, यह वाक्य जो है वाक्य के शुरुआत में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, सबसे लास्ट में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो पेपर में ऐसे दिया जाता है कि वाक्य दे दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा जो है आश्रित उपवाक्य है और कौन सा मुख्य उपवाक्य है। तो मुख्य उपवाक्य का मतलब आप जो है सरल वाक्य की तरह ही इसको जो है समझिए, लेकिन यहाँ पर नाम अलग है, इसको हम यहाँ मुख्य उपवाक्य कहेंगे। और उसके बाद वाला जो वाक्य होता है जिसके ऊपर उसका हिस्सा यानी यह जो है इसके ऊपर आश्रित होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं आश्रित उपवाक्य। अब देखिए आश्रित उपवाक्य में पहला जो है शुरुआत में आया है, इस उदाहरण से हम जो है समझेंगे, जिसने स्त्री की जान बचाई वह वीर नगर में रहता है। अब यहाँ पर शुरू में ही जो है आश्रित उपवाक्य आ गया है, जिसने स्त्री की जान बचाई, यह जो है आश्रित उपवाक्य है। वह वीर नगर में रहता है, यह दूसरा वाक्य है। यानी इसमें दो वाक्य होते हैं और दोनों वाक्य अपना पूरा पूरा अर्थ देते हैं। एक वाक्य को जो है मुख्य उपवाक्य बोलते हैं, दूसरे वाले को आश्रित उपवाक्य बोलते हैं। आश्रित उपवाक्य उसको बोलते हैं जो पहले वाले वाक्य पर यानी जिस वाक्य पर वो निर्भर होता है। यानी एक वाक्य इसमें ऐसा होता है
कि उसी के ऊपर दूसरा जो है निर्भर होता है। जैसे ये जिसने स्त्री की जान बचाई, ये वाला वाक्य जो है वह वीर नगर में रहता है, इसके ऊपर निर्भर है। यानी जान जो है किसने बचाई, उस आदमी ने जो वीर नगर में रहता है। तो यानी यह जो है इसका मुख्य उपवाक्य है और ये शुरुआत वाला इसका आश्रित उपवाक्य है। अगला उदाहरण लेते हैं। वह जिसने स्त्री की जान बचाई वीर नगर में रहता है। अब यह जो है बीच में आ गया, वह यहाँ आया, उसके बाद यहाँ से हमने जो है लाइन भी खींचा है, जिसने स्त्री की जान बचाई वीर नगर में रहता है। तो इस वाक्य के अंदर ये बीच में आ गया। उसके बाद फिर इस तीसरे वाले वाक्य में लास्ट में आया हुआ है, वह वीर नगर में रहता है जिसने स्त्री की जान बचाई। अब इसमें देखिए, इधर वाला वाक्य इस साइड आ गया और ये वाला वाक्य इस साइड चला गया। जिसने स्त्री की जान बचाई ये आश्रित उपवाक्य है, यह लास्ट में आ गया, और शुरुआत वाला इस साइड वाला यहाँ पे आ गया। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि आश्रित उपवाक्य एक वाक्य के अंदर शुरू में भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं, सबसे लास्ट में भी जा सकते हैं। हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है, इसकी पहचान ये है कि जो मुख्य उपवाक्य होगा उसके ऊपर दूसरा वाला आश्रित उपवाक्य उसके ऊपर आश्रित रहेगा, यानी उसका अर्थ बगैर मुख्य वाले के नहीं निकलेगा। ये हमें ध्यान में रखना है। इसीलिए इनको आश्रित उपवाक्य बोलते हैं। और ये आश्रित उपवाक्य हमेशा मुख्य उपवाक्य के ऊपर निर्भर रहते हैं। उसके बाद यहाँ आते हैं नीचे फिर आश्रित उपवाक्य भेद। आश्रित उपवाक्य 3 भेद होते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। काफ़ी जो है एग्जामिनेशन में इसकी जो है संख्या ही पूछ ली जाती है कि ये जो है कितने होते हैं। तो ये 3 होते हैं। पहला होता है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। और ये जो भेद किए गए हैं इनके प्रयोग के आधार पर हैं कि ये कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं। संज्ञा उपवाक्य में क्या होता है? संज्ञा उपवाक्य के अंतर्गत जब वाक्य में आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर आ जाए, यानी जब ये संज्ञा के जगह पर प्रयोग हो जाते हैं, ये अपना स्थान चेंज करके संज्ञा के स्थान पर जब आ जाते हैं तो वही उपवाक्य जो है संज्ञा उपवाक्य हो जाते हैं। जैसे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि रवि महान व्यक्ति बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, शुरुआत में ही मैंने अंडरलाइन भी किया है, पिताजी हमेशा कहा करते थे कि ये जो है संज्ञा उपवाक्य है और आगे वाला आश्रित उपवाक्य है। मतलब ये है कि यह संज्ञा वाले जगह पर इसका जो है प्रयोग हो गया है, इसीलिए इस उपवाक्य को संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। अगला उदाहरण है फिर, सुमन नहीं आएगी रवि जानता था। इसमें भी वही हुआ है, संज्ञा के स्थान पर जो है इसका प्रयोग हो गया है, सुमन नहीं आएगी। मैंने अंडरलाइन भी किया है। अब ये संज्ञा के स्थान का मतलब ये होता है कि हर वाक्य के शुरुआत में सबसे पहले संज्ञा या कर्ता ही आती है। तो यह कर्ता की जगह पर ये पूरा वाक्य आ गया है, इसलिए यह जो है संज्ञा उपवाक्य है। उसके बाद अगला उदाहरण हम लेते हैं, सुमन नहीं आएगी रवि जानता था। यानी रवि को पता है कि सुमन आज नहीं आएगी, तो यह जो है संज्ञा उपवाक्य हो गया। अगला उदाहरण फिर हम लेते हैं, वह नहीं जाएगा मैं जानता था। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन वाला हिस्सा है वह जो है संज्ञा उपवाक्य की तरह प्रयोग हुआ है, संज्ञा उपवाक्य है। और मैं नहीं जानता था यह जो आश्रित उपवाक्य है। मतलब यहाँ पे ये तीनों इसके भेद हैं। यह इसको 3 ढंग से कहा जा सकता है, इसके 3 नाम हैं। और पेपर में जो पूछा जाता है ऐसे ही जो है ये पूछा जाता है कि इसमें संज्ञा उपवाक्य कौन सा है, विशेषण उपवाक्य कौन सा है, क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा है। और इस चैप्टर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगला उदाहरण हम लेते हैं, तुम डॉक्टर बनो मैं चाहती हूँ। अब यहाँ पे तुम डॉक्टर बनो, ये जो है संज्ञा उपवाक्य के जगह पर प्रयोग हुआ है, ये संज्ञा उपवाक्य है। फिर अगला हम लेते हैं उदाहरण, यानी अगला हिस्सा विशेषण उपवाक्य। ये सारे उपवाक्य ही हैं लेकिन उसके भेद हैं। पहले वाले में संज्ञा उपवाक्य में क्या हुआ है कि वह उपवाक्य संज्ञा के जगह पर प्रयोग हो गया है। यहाँ पर विशेषण में क्या होगा, विशेषण में यह उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त हुए किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। मतलब कि जो मुख्य उपवाक्य होगा उसमें जो संज्ञा होगी उसकी जो है विशेषता, अगर कोई शब्द बताएगा, कोई वाक्य बताएगा तो वह जो है विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। हिंदी में प्रायः उपवाक्य जो, जिसे, जिसको से शुरू होते हैं। यानी अगर आप ये 2-3 शब्द वाक्य में देखिए तो आप जो है
ये समझ जाइए कि यहाँ पर जो है विशेषण उपवाक का प्रयोग हुआ है। जैसे उस बच्चे को बुलाओ जिसने लाल शर्ट पहनी है। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ तक जो है मुख्य उपवाक्य है, इसमें बच्चा जो है करता है। अब इसमें यहाँ पर इधर जो है यह विशेषण उपवाक्य की तरफ ये प्रयोग हुआ है। अब लाल शर्ट, यानी लाल शर्ट जो है किसने पहनी है, उत्तर आएगा बच्चे ने। तो यहाँ पर जिसने लाल शर्ट पहनी है यह वाक्य हो गया विशेषण उपवाक्य, और यहाँ वाला ये वाला पूरा हिस्सा हो गया संज्ञा जो है मतलब मुख्य उपवाक्य, संज्ञा नहीं मुख्य उपवाक्य। तो यहाँ पर हम लोग जो है विशेषण उपवाक्य को ढूंढ रहे हैं। तो विशेषण उपवाक्य में क्या होता है कि जो पहला मुख्य उपवाक्य होता है उसकी जो संज्ञा होती है उसी की जो है आगे वाला जो है वाक्य होता है वो विशेषता बताता है, इसलिए इसे विशेषण उपवाक्य बोलते हैं। अगला उदाहरण लेते हैं। वह है आदमी जो कल आया था आज भी आया है। अब देखिए, वह है आदमी, वह है संज्ञा के स्थान पर ही प्रयोग हुआ, हालांकि यह जो है सर्वनाम है। वह आदमी ये पूरा जो है एक साथ आएगा। अब उस आदमी की जो है विशेषता इसमें आ रही कि वह कल आया था और आज भी आया है, इसलिए इस वाक्य में जो कल आया था यह जो है विशेषण उपवाक्य की तरह प्रयोग हुआ है। अगला उदाहरण फिर लेते हैं। वे सफल होते हैं जो परिश्रम करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वे जो है सर्वनाम है लेकिन संज्ञा है, और इसके लिए आया है जो परिश्रम करते हैं, यानी ये जो परिश्रम शब्द है, ये जो परिश्रम विशेषण है यह वे के लिए आया है, इसलिए यह जो है विशेषण उपवाक्य की तरह इसका प्रयोग हुआ है। एक उदाहरण और लेते हैं। कमल को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय से नहीं आया। यानी कमल को गाड़ी नहीं मिली, कमल जो है संज्ञा है, वह समय से इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि उसे गाड़ी मिली नहीं थी। तो यह जो है इसके ऊपर आश्रित है, और यहाँ पर यह जो है विशेषण उपवाक्य है। अब आप देखिए, इसमें 2-3 शब्दों का प्रयोग हुआ है जो ऊपर आया था, जैसे जो, जिसे, जिसको। सारे वाक्य में जो, जिसे, जिसको आए हैं। अगर ये आप 3-4 शब्द भी ध्यान में रखेंगे तब भी आप जान लेंगे कि यह विशेषण उपवाक्य में ही प्रयोग होता है। अब अगला चलते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य, ये तीसरा है। यह उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, यानी जो मुख्य उपवाक्य होगा, पहला वाला हिस्सा जो होगा वाक्य में, जो उसकी क्रिया होगी उसकी जो है यह विशेषता बताते हैं। और ये उपवाक्य किसी काल, स्थान, रीत, परिणाम, कार्य, कारण आदि का बोध कराते हैं, यानी ऐसा बोध होगा इन वाक्यों से। उदाहरण के माध्यम से आप जो है समझिए। जैसे जब बारिश हो रही थी मैं घर पर नहीं था। अब ये कालवाची है। कालवाची का मतलब जब शब्द जो है काल सूचक है, कि मतलब मैं उस समय घर पर नहीं था जब बारिश हो रही थी, तो ये जब शब्द आ गया, इसलिए जो है क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। उसके बाद दूसरा उदाहरण लेते हैं। जहाँ तुम पढ़ते हो वहीं कमल पढ़ता है। यह स्थान वाची शब्द का इसमें इस्तेमाल हुआ है। ये जहाँ शब्द जो है स्थान का सूचक होता है, तो यह जो है स्थानवाची क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग हुआ है। अगला उदाहरण लेते हैं। जैसा उसने बताया वैसा मैंने वैसा किया। अब ये रीतिवाची है। अब ये जैसा शब्द आया है, मतलब जिस ढंग से उसने कहा था मैंने वैसा ही किया है, तो ये वाक्य जो है रीतिवाची में हो गया और जो है क्रिया विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत आएगा। उसके बाद फिर है, यदि कमल पढ़ लेता तो अवश्य पास हो जाता। यदि कमल पढ़ लेता तो अवश्य पास हो जाता। अब इसमें कार्य कारण संबंध है, यानी एक काम का होना दूसरे के ऊपर निर्भर है। यानी एक होगा जब वो पढ़ेगा तभी पास होगा। इसमें शर्त वाले यदि शब्द आते हैं तो आप इन शब्दों का ध्यान रखेंगे तब भी इसको जो है पहचान जाएंगे। इस ढंग से नोट में हमने दिया है कि इस उपवाक्य में जब, जैसा, जहाँ, ज्यों, ज्यों ज्यों आदि शब्द लगते हैं। अगर ये आप ये शब्द ही ध्यान में रख लें, इस शब्द को ही याद रख लें, तब भी आप जो है क्रिया विशेषण उपवाक्य को पहचान जाएंगे, क्योंकि विशेषण उपवाक्य के अंतर भी अलग अलग शब्द जो है वो लग रहे थे। विशेषण उपवाक्य के अंदर देखिए जो, जिसे, जिसको शब्द वो लग रहे थे शुरुआत में या बीच में, जहाँ भी उनकी आवश्यकता थी। और इसमें जो है आप में जब, जैसे, जहाँ, ज्यों त्यों आदि शब्द लग रहे हैं। तो इस ढंग से यह जो है क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। उसके बाद फिर अगला, क्रिया विशेषण उपवाक्य भेद भी किए जाते हैं, जो अक्सर व्याकरण की जो है किताबों में है, जो है किसी में 5 है, जो है किसी में 6 है, 7 है, इसके
वाक्य के आधार पर, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ 5 ही लिया है जो मेन है, उसी को हम जो है देख लेते हैं। और जो उदाहरण ऊपर है उसी के आधार पर ये सारे हैं। सबसे पहला है कालवाचक, यानी यह जो है ये समय की सूचना देता है। जैसे जब मैं कानपुर में रहता था, बहुत पढ़ता था। अब जब शब्द आ गया, काल का यानी समय का बोध करा रहा, मतलब पढ़ता मैं तब था जब मैं कानपुर में था, यानी इस समय मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। तो जब आ गया तो ये काल का सूचक हो गया, इसलिए इसका एक उपभेद हो गया। दूसरा है स्थानवाचक, जहाँ हम रहते हैं वहाँ वह अच्छा स्थान है, यह स्थान का सूचक है। इसमें ऐसे ऐसे शब्द आएंगे जो स्थान का बोध आपको जो कराएंगे, तो यह स्थान वाचक हो गया। तीसरा है रीतिवाची, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा काम करो। जैसा शब्द है रीतिवाचक है, तो एक भेद इसका उपभेद रीतिवाचक हो गया। अगला है परिमाणवाचक, जितना तुम चाहते हो उतना काम करो। तो ये इसमें जो है जितना शब्द आया यह जो है परिमाण का बोध करा रहा है, मात्रा का बोध करा रहा है, इसलिए जो है यह परिमाणवाचक हो गया। और सबसे लास्ट है इसमें कारणवाचक, मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मैं बीमार हूँ। अब इसमें क्या है, किसी कारण से कोई नहीं आ पा रहा है। अब क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि वो बीमार है, बीमारी के कारण नहीं आ रहा है, इसलिए जो है यह कारणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। तो इस ढंग से जो है आपका उपवाक्य जो है ख़त्म होता है। इसको आप लोगों को थोड़ा सा अटपटा ये लग सकता है, क्योंकि ये ज़्यादातर हम इसका प्रयोग बातचीत में नहीं करते हैं, व्याकरण में ही इसका प्रयोग होता है। व्याकरण में जब ये चैप्टर आता है जो है तभी हम इसको जो है सीखते हैं या पढ़ते हैं, इसलिए जो है थोड़ा सा अलग टाइप का है। लेकिन आप अगर इसको पढ़ेंगे सावधानी से तो कोई इसमें दिक्कत नहीं, आपको जो है समझ में आ जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है समझ में आया होगा। और अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे अब हम जो है दूसरा कोई चैप्टर आप लोगों के लिए लेके आएंगे। जो तब तक के लिए धन्यवाद।